गागर में सागर की अगर सरल परिभाषा आपसे कोई पूछे तो उसका सीधा सा अर्थ बस यही होगा कि हमें बहुत कम समय में या बहुत कम मात्रा में बहुत कुछ बड़ा जानने को मिल जाए। तो आज का जो ये इंटरव्यू है ये शायद गागर में सागर होगा, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें आप मॉडल के तौर पे जानते हैं, एक्टर के तौर पे जानते हैं, लेकिन उनकी एक पहचान नेशनल मेडलिस्ट पावर लिफ्टर के रूप में भी हैं। और इनकी जो ज़िंदगी है उससे मोटिवेशन पाती है कोटा की युवा शख्सियतें। आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुलिका धर्मेंद्र जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला प्रश्न आपसे यहीं से शुरू होता है कि जो कोटा के युवा प्रतिभागी हैं, चाहे वो फिल्म निर्माण के क्षेत्र से हों, क्योंकि अब फिल्में भी काफ़ी कोटा में बन रही हैं, वेब सीरीज़ें भी बन रही हैं, कोटा में चाहे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बच्चे हों, मॉडलिंग के क्षेत्र में जो हाथ आजमा रहे हैं, चूंकि आप कोटा के साथ साथ मुंबई से भी जुड़ी हुई हैं, कैसा भविष्य देखते हैं आप कोटा की जो युवा प्रतिभाएं हैं उनका? कोटा शुरू से बहुत धनी रहा है हर एक फील्ड में, चाहे वो म्यूज़िक की लाइन हो, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हों। लेकिन एक दुर्भाग्य है ये कि उनको उचित मंच कभी नहीं मिला। अगर हम बात करें रंगमंच की, रंगमंच से जुड़े हुए बहुत सारे कलाकार, यहाँ कल्चर नहीं है। अगर हम महानगरों की ओर रुख करें, जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पर रंगमंच के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूथ भी उससे जुड़ता है। हमारे राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जयपुर में थोड़ा बहुत ज़रूर है, लेकिन कोटा में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उनको आज तक भी नहीं प्रोवाइड किया गया। सरकार ने बहुत बार घोषणाएं तो की, लेकिन उन घोषणाओं पर कभी अमल नहीं किया। बात आती है बच्चों की स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में है, मैं अभी एक केंद्रीय विद्यालय बूंदी में एज अ गेस्ट गई थी, तो लड़कियों ने गजब कर रखा था और अभी स्टेट खेलने गई, नेशनल तक वो लड़कियां गई हैं, लेकिन उनको नाम नहीं है, कभी मतलब सुर्खियों नहीं बटोरी। तो ऐसा क्यों? अगर हमारे अपने हमें नहीं पहचान देंगे तो हमें पहचान देगा कौन? पहली लालसा होती है कि हमें हमारे घर से पहचान मिले। जब आप हमें घर से पहचान नहीं मिलेगी तो हम बाहर जाके क्या करेंगे? तो मेरा चाहे कोई भी सरकार है उनसे यही अनुरोध है कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, वो डांस में बहुत अच्छे हैं, हिप हॉप में बहुत अच्छे हैं, सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग में बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम पीछे इसलिए हैं कि हमें एक पुश करने वाला कोई नहीं है, हमें पहचान देने वाला कोई नहीं है। हमें पुश करने वाला कोई नहीं है, पहचान देने वाला कोई नहीं है। और यकीनी तौर पर यह समस्या कला से जुड़े हुए लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के साथ आती है। आपने सरकार की भी बात की कि सरकार जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं देती। घोषणाएं होती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाता, उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जाता। अब मैं बात को वहीं से शुरू करता हूँ। जब आज वो परिस्थिति है तो जब आपने शुरू किया होगा तब तो और ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगा। बिल्कुल। कैसे शुरुआत की फिर आपने? मैंने 12 साल एक बुटीक रन किया और बुटीक पे बैठे बैठे मतलब मैं ऑलमोस्ट 97 केजी की हो चुकी थी, बहुत हेल्दी थी। और जब बुटीक मैंने बंद किया तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, जब मेरे बच्चों ने कहा कि आपने हर रिश्ते को बहुत समय दिया, जो नहीं दिया वो आपने खुद को समय नहीं दिया, और अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगी तो नो वन लव्स यू। सो अब आप ये समय आप खुद को दीजिए। और मैंने जिम की तरफ रुख किया और मैंने बहुत अपना वेट रिड्यूस किया। उसी टाइम पीरियड में मुझे मेरे कोच ने देखा, जो उस टाइम पे वहीं वर्कआउट करने आते थे, और उनको लगा कि शायद इनमें कुछ बात है, ये कुछ कर सकती हैं। मैं 310 पे 305 पर लेग प्रेस कर रही थी। जिस वक्त उन्होंने मुझे देखा तो वो एकदम शॉक थे और उन्होंने ट्रेनर को पूछा कि इतना सारा वेट इतने पे तो हमने कभी नहीं करा। तो उन्होंने कहा मैम को पता नहीं है कि वो कितने वेट पर कर रही हूँ, अभी करके निकल जाएंगी। तो उन्होंने मुझे रोका और कहा कि मैम मैं 25 का डंबल और रख दूँ। तब 280 पे मैं कर रही थी। मैंने कहा ठीक है रख दीजिए सर, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो 280 है। तो उन्होंने 25 का डंबल और उसके ऊपर रख दिया और मैंने पूछा कितने रैप लेने हैं, तो बोलते हैं कि जितने आ जाए।
तो मैंने 7 रैप लिए। मैंने कहा ठीक है, हाँ प्रभु ठीक है, आप नीचे आ जाएं। और मुझसे कहा कि घर पे कॉल लगाइए। मैंने कहा आज ये क्या हुआ? तो घर पे कॉल लगा और उन्होंने कहा कि मैं इनको पावर लिफ्टिंग की तैयारी करा रहा हूँ। तो एक सफ़र स्टार्ट हुआ मेरा पावर लिफ्टिंग का। फर्स्ट अटेम्प्ट में गए और हम सिल्वर मेडल लेकर आए थे। और उसके बाद फिर एक वापस इवेंट हुआ, हम उदयपुर गए, वहाँ से मैंने स्टेट गोल्ड मेडल जीता था। और ये एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है मेरी पावर लिफ्टिंग की। और उसके साथ ही मैं नेशनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी, 2019 की बात है। और 2019 में मैं सितंबर में केरला नेशनल खेलने के लिए गई। वो एक समय था जब मेरे फादर ऑन बेड थे, आईसीयू में थे और बोल नहीं पाते थे। जब मैं घर से निकली तो मेरे फादर ने मुझे एक उंगली दिखाई, जीत कर आना। और मैंने कहा पापा वहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात है, मैं कोशिश पूरी करूँगी, वादा नहीं करूँगी। आधे रास्ते पे पहुँची और ट्रेन में ही खबर आती कि पापा बहुत सीरियस हैं, उनको वापस आईसीयू में कर दिया। लेकिन मेरा कोच से वादा था कि मेरा खेलना ज़रूरी है। मैं केरला चली गई, इडुक्की में वो प्रोग्राम होना था हमारा, जो इवेंट था। और जैसे ही मैं खेल रही थी, पता नहीं मैं 5th प्लेस पे खेल रही थी, नी भी इंजर्ड हो गया था इस बीच में मेरा, और 5th प्लेस पे खेल रही थी। समहाउ कोई मिरेकल होता है और मैं सडन देखती हूँ कि लिखा हुआ आता है कांग्रेचुलेशन मधुलिका, 2nd प्लेस। तो वो मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ है ऐसा। और एक मैं जब नेशनल मेडलिस्ट होती हूँ, सिल्वर होती मेडलिस्ट होती हूँ, हमारी सेरेमनी उसी दिन होनी थी क्योंकि वो लास्ट डे था उस इवेंट का। तो मैं तैयार हो रही थी और घर से कॉल आता है कि पापा अब नहीं रहे। तो वो ज़िंदगी का इतना बड़ा पदक था कि हर कोई तो नेशनल के लिए पहुंच भी नहीं पाता। पहुंच के उस जगह पे जाना और उस मोमेंट को नहीं जी पाना, जब मुझे ये पता नहीं था कि अब मुझे हंसना है या मुझे रोना है। मुझे बस मेरे फादर दिखाई दे रहे थे। और जब उन लोगों को मैंने शेयर करा कि मेरे फादर नहीं है, तो उन सब ने 2 मिनट का मौन मेरे पिताजी को दिया। और वहाँ से मैं भागती हूँ। मेरे फादर की इच्छा थी कि मुझे कंधा देना तुम, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा एक बेटे की तरह संभाला है। मेरे 3 भाई और हैं, तो मैं गैर के कंधे पे नहीं जाऊंगा, मुझे 4 बच्चों के कंधे पे ले जाना। तो वहाँ से 21 घंटे मैं बाकायदा भागती हूँ। फ़्लाइट थी मेरी कंटिन्यू, और यहाँ आके मैंने मेरे फादर को कंधा दिया। तो 110 केजी उठा के फेंकने वाली उस टाइम पर मधुलिका को उस दिन अपने फादर का भार, वो मुझे आज तक महसूस होता है। मैंने उस मेडल को फिर कभी हाथ में नहीं लिया क्योंकि उसकी मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। तो वही एक समय था जब मैं 2019 में 2018 में जब मैं पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रही थी, और वही समय था जब मैं थिएटर से जुड़ी थी। तो दूर दूर तक ऐसा नहीं था, मैं कोई सीखी हुई नहीं हूँ। आप बहुत गुणी हैं, आपने रंगमंच को जिया है। मैं अपने आप के लिए कहूँगी मैं सिर्फ ब्लेस्ड हूँ, ऊपर वाले का हाथ है मेरे ऊपर। पता नहीं इस जन्म का तो पता नहीं, लेकिन शायद किसी जन्म में अच्छे कर्म किए थे कि मैं ब्लेस्ड हूँ। तो उन्होंने जब मैंने रंगमंच की दुनिया में कदम रखा, लिखने का शौक़ शुरू से था, बचपन से ही था मुझे लिखने का शौक़। मेरे नाना जी बहुत अच्छा लिखा करते थे, मेरे दादाजी अच्छा लिखा करते थे। तो जब रंगमंच की तरफ रुख किया तो सबसे पहला प्ले किया हाड़ौती में। तो मेरी भाषा हाड़ौती नहीं है, मैं हिंदी बोलती हूँ और बाई बर्थ यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हाड़ौती में नहीं है, मेरा हाथ साफ नहीं है। पर मुँह तो भूल गयो, ये कॉमेडी एक्ट था। और यहाँ से एक स्टार्ट होती है जर्नी, जब धीरे धीरे पता लगता है कि हम लिख भी सकते हैं। और मैंने एक प्ले लिखा दुआ, वो ऑर्गन डोनेशन के ऊपर था, उसके 10 से 12 शो किए मैंने। तो वो उसने मुझे एक पहचान दी। दुआ वाकई मेरे लिए एक दुआ की तरह साबित हुआ, जिसने मुझे रंगमंच की दुनिया में स्थापित कर दिया। नो डाउट कोई भी प्ले तब तक जीवंत नहीं है जब तक उसके किरदार नहीं है। तो वो उस किरदार का चयन और उस सब पे एक पूरे प्ले का दारोमदार रहता है। तो किरदार भी बहुत अच्छे मिले और कहानी लोगों की समझ में आई। और अंग जो हम लोग अंगदान करते हैं उसके ऊपर नेत्रदान करते हैं, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि पता नहीं हम लोग यहाँ पे अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, लेकिन अगर अंगदान करके जाएंगे तो ज़िंदगियाँ रोशन होंगी। तो वहाँ से अब एक सफ़र चल पड़ा। फिर हमने एक मूवी करी, तो ये अच्छे अच्छे लोग मिलते गए और कारवां आगे बढ़ता चला गया। फिल्म निर्माण के क्षेत्र से भी आप जुड़ी हुई हैं, और जैसे आप अपनी कहानी के बारे में बता रहे थे, पूरी ज़िंदगानी जब मैं सुन रहा था तो उसमें यूपी का जिक्र आया।
अब चूंकि ये बातचीत जो है ये वहाँ से शुरू हुई जहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी को एक नई राह देने की शुरुआत की या सोचा उसके बारे में, और आपने पावर लिफ्टिंग की शुरुआत उस दौर में की जब आप माँ बन चुकी थी, बच्चे भी बड़े हो चुके थे और उन्होंने आपको एहसास कराया कि अब जो लाइफ है वो आपको अपने लिए जीनी है। लेकिन वो ज़िंदगानी जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें हमारे मुंह से सहसा निकल पड़ता है कि यार बचपन बचपन ही होता है। तो हमारे जो युवा साथी हैं जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं वो आपके बचपन के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो फिरोज़ाबाद से जो शुरुआत हुई है वहाँ से कोटा तक का जो सफ़र है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे फादर कोटा में ही रहते थे और मेरे दादा दादी फिरोज़ाबाद में रहते थे। तो मुझसे छोटी एक बहन थी और वो बहुत बीमार रहती थी। जी। तो और हम में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था, तो उनके चक्कर में मेरी केयर नहीं हो पाती थी। तो दादा दादी ने कहा कि हम इसको फिरोज़ाबाद ले जाते हैं, और मैं 1.5 साल की थी मात्र। तो मुझे 1.5 साल की उम्र में ही दादा दादी अपने साथ फिरोज़ाबाद ले गए और मेरी परवरिश वहीं हुई। तो वहाँ पे मतलब एक कभी लड़कियों की तरह नहीं रही, मेरी हमेशा से जो परवरिश थी वो लड़के की तरह ही हुई। और एक टॉम बॉय टाइप रहती थी मैं, गिल्ली डंडा, कंचे, क्रिकेट। मैं कभी गुड़ियाओं से नहीं खेली, तो मेरे शौक़ भी थोड़े से अलग थे। तो वहाँ बस पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मैं, एजुकेशन में मैं हमेशा बहुत अच्छी थी। तब 8th बोर्ड हुआ करता था और मैं डिस्टिंक्शन से हमेशा वो होती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे। तो मतलब स्टडी के मामले में ऊपर वाले ने बहुत शैतान थे, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो सारे गुनाह हमारे माफ़ थे। और मैं यहाँ पर आई 10th में थोड़ी सी बड़ी भी लगती थी, अपनी एज से थोड़ी बड़ी लगती थी। तो थोड़ा सा बुआओं की शादी में दिक्कत आने लगी कि आते थे वो लोग और पसंद मुझे कर जाते थे, तो मुझे फिर कोटा भेज दिया गया। तो मैं कोटा आ गई और यहाँ से फिर 10th से स्टडी शुरू हुई। मैंने विद्या मंदिर में स्टडी की, सेंट्रल एकेडमी में पढ़ी, और फिर मैं JDB गर्ल्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही थी जब मेरी शादी हो गई। ये लव मैरिज थी। अच्छा। तो मैं बहुत छोटी थी, ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, जब मेरी शादी हुई थी। और तब लगता था, मतलब जैसे कहते हैं ना कि शादी करने का बड़ा शौक़ था, लगता था कि अब पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो हम कायस्थों में, मैं बाई कास्ट में श्रीवास्तव हूँ, तो कायस्थों में कहते थे कि कायस्थ बच्चा पढ़ा भला या मरा भला। तो हमें तो पढ़ना ही नहीं था। तो जब शादी हुई तो चाचा ने कहा कि एक लड़की तो बिना ग्रेजुएट के ही रह गई। तो जब आए तो मेरे ससुर जी ने कहा बेटा पढ़ाई करनी है। मैंने कहा अब कौन पढ़ता है, कि नहीं मैं तेरा फॉर्म लेके आया हूँ, तुझे पढ़ना है। और ऐसे करके मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैंने HRD से डिप्लोमा कोर्स किया, फर्स्ट कंप्यूटर से। तो फिर मुझे देखा, हस्बैंड ने एक इलेक्शन फ़ाइट किया था, तो उनके संग कैंपेनिंग में लगी हुई थी। यहाँ से मुझे ICICI वालों ने देखा, तो उन्होंने मुझे प्रू के लिए अप्रोच किया, और मैं ऐसे करके एक इंश्योरेंस सेक्टर में चली गई, जबकि वो मेरा पसंदीदा विषय नहीं था। समहाउ एक दिन ऐसे घूमते घूमते बैंक ने वापस मुझे बुलाया और मुझे फ्रेंचाइजी दी कार लोन और होम लोन की। वो एक समय था जब एक दूसरी कंपनी और आई थी और वो कम रेट्स पे कर रहे थे। तो मुझे लगा हम लोगों को डिच कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए मेरी अंतरात्मा नहीं मानती है मैं वो काम नहीं करती। तो मैंने उस काम को भी वहीं बंद कर दिया। और फिर एक जर्नी स्टार्ट होती है फैशन डिज़ाइनिंग की, क्योंकि मुझे अपने कपड़े डिज़ाइन करके पहनने का बड़ा शौक़ था। लोग एडमायर करते थे कि आपने कहाँ से बनाया, क्या करा, क्या नहीं करा। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होती है मेरी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की, और एक बुटीक स्टार्ट कर लिया मैंने। और एक समय था जब टॉप पे था मेरा बुटीक, मनचंदा डिज़ाइन स्टूडियो। बहुत 12 कारीगर काम कर रहे थे, बहुत पैसा कमाया। लेकिन इतने पैसा कमाने के बीच में हम ये भूल गई मैं कि ये कर किसके लिए रहे। मैं उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैं कमा रही थी, जिनको खुश देखना चाहती थी, मैं उनको समय नहीं दे पा रही थी। मुझे लगता था मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। लेकिन एक दिन जब घर लौटती हूँ और बच्ची मेरी आंखों में आंसू भर के बाहर खड़ी मिलती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मम्मा सब फ्रेंड्स चले गए बर्थडे पे, आप नहीं आई, मैंने आपके बिना केक काट लिया। और मैं उसको देख के उस दिन सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं ये किसके लिए कर रही हूँ। जिन चेहरों की खुशी के लिए कर रही हूँ, आंखों में आंसू भर के खड़े, कोई क्या मतलब है इस पैसे को कमाने का।
तो वहाँ से मेरे मन में आ गया कि फिर उसके बाद जिस जो उस जगह के ओनर थे उन्होंने उस जगह को सेल भी कर दिया। तो मेरा मन नहीं किया दोबारा से इस सब में करने का। मैं अब वो समय अपने बच्चों को देना चाहती थी और बहुत हेल्दी भी हो गई थी, 97 केजी हो गई थी। तो फिर वो मैंने रुख किया जिम की तरफ। तो ये मेरा बचपन भी ऐसे ही निकला, पढ़ाई में, उछल कूद में, मस्तियों में। मैंने ज़िंदगी को जिया है, मैंने हर रिश्ते को जिया, मैंने दादा दादी का प्यार खूब लिया, चाचा वगैरह को देखा। बस माँ बाप से थोड़ा दूर रही, मेरे पेरेंट्स से दूर रही, उसका मुझे मतलब आज भी बहुत मलाल है। आप ये सारी जो अपने जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं वो साझा कर रहे थे, और मुझे एक चीज़ याद आ रही थी जिस प्ले का आपने जिक्र किया था, दुआ। दुआ चूंकि लिखा भी आपने है, अंगदान पर उस प्ले की जो कहानी है वो आधारित है, लेकिन उससे जुड़ी हुई एक और चीज़ है। चूंकि जब एक व्यक्ति लेखक होता है तो वो सिर्फ उस कहानी का मालिक है, उस कहानी का सारथी है। लेकिन जब व्यक्ति निर्देशक बन जाता है तो वो एक पूरी टीम को लीड करता है। कोटा के न जाने कितने युवा बच्चे हैं जो आपके साथ बाहर भी इस नाटक को करने के लिए गए। आपने कहा कोटा में टैलेंट है पर उन्हें मंच नहीं मिल पा रहा। बात फिर वहीं आकर के रुकती है कि सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही। और निश्चित तौर पर जब तक सरकार इस तरह की कोई हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि जवाहर कला केंद्र अगर जयपुर में है तो जयपुर का जो रंगमंच है, जो रंगकर्म है, वो इतना समृद्ध है। कोटा में क्या आप अपेक्षाएं करती हैं? अभी सरकार का अब गठन भी होने वाला है, नए सीएम भी बनने वाले हैं। आप क्या अपेक्षाएं करती हैं सरकार से कि भावी पीढ़ी को रंगकर्म और रंगमंच के क्षेत्र में कुछ नया मिल पाए और ऐसा कुछ हो पाए जिससे उनका जीविकोपार्जन भी संभव हो? जैसा कि आपने कहा कि रंगमंच से अगर हम जुड़े हुए हैं, दुआ करने के लिए हम बहुत दूर तक गए और लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। जहाँ पर भी दुआ को परफॉर्म किया, लास्ट सीन आते आते ऑडियंस खड़ी होती है, लोग कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट। और कई बार मुझे लोग रोते हुए मिले, बहुत सारी महिलाओं ने गले से लगा लिया। तो वो एक बहुत भावुक क्षण होता है। दुआ की कहानी भी मैंने ऐसे ही लिखी कि मैंने अपने एक जन्मदिन पर अपनी आंखें दान कर दी थी, और इसके बाद घर वालों ने अच्छा सा एक दिया था कि अच्छा काम, एक नोबल काम करा है, आंखें दान करनी चाहिए वो। और कुछ समय बाद मैं मुंबई गई हुई थी और पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या था, नहीं, आंखें दान करने के बाद मैं आई और एक दिन मैं निकलती हूँ, एरोड्रम के आसपास की बात है, तो सड़क पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और एक महिला, मैं नहीं देख पाई क्या पहना था क्या नहीं, दूर उनकी चप्पल खून में भीगी हुई, अरहर की दाल भीगी हुई ब्लड में, चावल बिखरे हुए, राशन का सामान बिखरा हुआ, और मुझे लोग भीड़ लगा के और मोबाइल से वो बना रहे हैं। किसी ने भी एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया जी। तो वो सब चीज़ें देख के एक लेखिका का मन, एक जो कवि का मन है, वो थोड़ा सा कहते हैं कोमल होता है। पावर लिफ्टर का मन कैसा होता है मैं नहीं जानती, पर ये एक कोमल मन था जो अंदर तक भीग गया। और आगे गाड़ी रोककर मैंने, जो एक ट्रैफिक पे पुलिस थे, हवलदार थे, मैंने उनको कहा कि आगे एक्सीडेंट हो गया है, और मैंने एम्बुलेंस को भी हाथों हाथ कॉल किया और मैं चली गई, क्योंकि इतनी भीड़ में उनको देख पाना मेरे लिए संभव नहीं था जी। पर उस वाक़ये ने मुझे उस रात सोने नहीं दिया। कुछ समय बाद मैं मुंबई चली गई और लौटी हूँ तो एक फैमिली अपने बच्चे का ऑर्गन डोनेशन का कोई ऑपरेशन करा के चले आ रहे, तो बच्चा बड़ा खुश होके और इधर उधर, तो उसकी माँ एक्स्ट्रा केयर भी कर रही थी। बातचीत से, मतलब मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं करी, पर मुझे आभास हो गया था और मैंने ट्रेन से ही वापस से कॉल किया, जिनको मैंने, जिस संस्था को पहले अपनी आई डोनेट के लिए मैंने कहा था, उनको ही मैंने वापस कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि मैम, मैंने कहा मेरा परसों बर्थडे है तो आप पधारें। मैम अब क्या करना है? मैंने कहा मुझे मेरे ऑर्गन डोनेट करने हैं। कि मैम ये ऐसे नहीं होगा, आपको फैमिली का वो लेना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं पूछती किसी से नहीं हूँ, सिर्फ सुनती हूँ, वो भी अपने दिल की। मुझे करना है, मतलब मुझे करना है।
मैंने घर में किसी से जिक्र नहीं किया। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन था, उस दिन सुबह ही सुबह वो आ गए। घर में अच्छा माहौल था, बच्चे भी आ गए थे, मम्मी का जन्मदिन है ये वो। और मैंने सडन एक धमाका करा, जब उनको देखा, सब उनसे परिचित थे। सर कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा मैम ने बुलाया है। और मैंने अपनी हार्ट, किडनी, ये सब चीज़ें डोनेट कर दी। अब जो देखने लायक था वो मेरी डॉटर का चेहरा था। वो आंखों में आंसू भर के मुझे देखती रही, देखती रही, देखती रही। और मेरे हस्बैंड भी मुझे घूर रहे थे, मतलब गुस्से से देख रहे थे। उनके सामने कुछ भी नहीं बोले। जब वो चले गए तो डॉक्टर कहती है कि यू नो यू आर अ साइको, आप साइको हो चुकी हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अपन को इतना बैगेज लेके क्यों ऊपर जाना है, किसी के काम आता है तो अच्छी बात है ना। तो हस्बैंड बोलते हैं कि तुम सेल्फिश हो, तुमने सिर्फ खुद के लिए सोचा, किसी और के लिए नहीं सोचा। बच्चों को कितना दुख हुआ है, आज के दिन ये सब करना ज़रूरी था क्या? तो मतलब वो जो माहौल थोड़ी देर पहले बहुत खुशनुमा था, वो सडन बहुत बोझिल हो जाता है। वो उसने मुझसे मेरी बर्थडे के दिन बात नहीं की, ना वो मेरे केक के लिए आई, ना कुछ। वो रोती रही। और दिमाग में वो एक वाकया था ही से, जहाँ से कहानी उस रात जन्म लेती है दुआ की। तो दुआ की कहानी मेरे जन्मदिन से शुरू होती है और मेरा ही एक्सीडेंट होता है। और उसमें फिर कैसे लोगों की ज़िंदगी वो अंगदान से जी। बदलती है। तो जब पहला एक्ट किया तब तो बच्चे मेरे उपस्थित नहीं थे। जब दूसरी बार उस एक्ट को किया तो मैंने मेरी फैमिली को इनवाइट किया। और जब वो देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और सडन मेरी लड़की बिलक बिलक के रो पड़ी। तो वो एक मेरे हस्बैंड भी रो रहे थे, मेरी मदर इन लॉ रो रही थी। तो तब उनको एहसास हुआ कि जो मैंने करा वो वाकई में हर किसी को करना ज़रूरी है। हम चले जाएंगे, क्या करेंगे? ये दिल यहीं दे जाएं, किसी और के सीने में धड़केगा। ये आंखें यहीं दे जाएं, किसी और की ज़िंदगी रोशन होगी। तो बस यही था। और बात अगर करें रंगमंच की, तो युवा, मेरी अपनी टीम में भी और आपकी टीम में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी टीम का भी हिस्सा नहीं है। इतना टैलेंट है लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिलता। जयपुर में है, उन लोगों के पास बहुत सारे वो भी हैं, संसाधन भी हैं। यहाँ लोग खर्च कर देंगे, इतने इतने बड़े बड़े कोचिंग के वो हैं। आप देखेंगे इलेक्शंस में पैसा लगा देंगे सिर्फ अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, कि आने वाली जो भी वो है सत्ता है वो हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे उसके लिए काम करेगी, या हमारे उस पे कॉल पे या उसके लिए कुछ भी आ जाएंगे प्रतिनिधि उठकर। लेकिन आप ये सोचें कि एक बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट लिया था, इतने रेप केसेस होते हैं, तो बच्चियां हर घर में हैं, बहनें हर घर में हैं, बेटियां हर घर में हैं। ये कहानी मेरी तो नहीं थी, ये कहानी हम सबकी है, आपकी है, सबकी है। तो एक बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट लिया था, अब बस और नहीं, ये खामोश सिसकियां चीखते चीखते सवाल। और आपको पता है कि वो स्टोरी कैसी है। बिल्कुल। तो वो इतनी संजीदा से एक सब्जेक्ट पे हम एक कहानी बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे शहर ने उसके लिए, मतलब बहुत कम फंड था, वो भी नहीं अरेंज किया। और वो आज तक ठंडे बस्ते में ही है। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं चाहूँगी उसको बनाना, क्योंकि अगर 4 लोगों की भी आंखें खुलती हैं तो बच्चियां चैन से शहर की गलियों में, सड़कों पर आराम से घूम पाएंगी, इस देश में आराम से घूम पाएंगी। अगर हम अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो मंच भी हमें मिलना चाहिए अपनी बात कहने का, उस यूथ को मौका मिलना चाहिए। क्यों सुसाइड होएंगे? सुसाइड क्यों हो रहे हैं? हम अपना दिल नहीं खोल पा रहे। कहने वाले बहुत हैं, सुनने वाले हैं कौन? कौन सुन रहा है? तो जिस दिन सुनने वाले पैदा हो जाएंगे हमारे कोटा शहर में, उस दिन ना तो ये इतने सारे आत्महत्या के केस होंगे, ना और कोई केस होंगे। तो हमें मंच मिलना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डांसर है, चाहे सिंगर है, चाहे रंगमंच का कोई अभिनेता है। उन्हें जब तक आप एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, वो अपनी बात कह नहीं पाएंगे, तो कुंठित होंगे, कुंठित होंगे, तो वो कुंठा कहीं ना कहीं निकलेगी। आपने रंगमंच के क्षेत्र में युवाओं को अवसर की बात कही, उनका जीविकोपार्जन हो सके ऐसी व्यवस्था की बात की सरकार की ओर से, लेकिन इसमें एक पक्ष और है। खेल के क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं, तो खेल में भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए नगर निगम या सरकार की ओर से प्रयास किया जाता है, उन्हें किट उपलब्ध करवाए जाते हैं, उनके खेल को समृद्धता प्रदान करने के लिए हर स्तर पर व्यवस्थाएं दी जाती हैं, उनका सहयोग किया जाता है। या तो उन बच्चों तक वो चीज़ पहुंचती नहीं है, बिल्कुल।
या फिर वो स्थिति आ जाती है कि उन बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो लाभ उसका प्राप्त कैसे करें। तो एक क्या इसमें सेतु बनाई जा सकती है बीच में सरकार और खिलाड़ियों के मध्य, जो एक सेतु बन करके कार्य करे, कोई संस्था या ऐसा कुछ कि जिसका फायदा जो जरूरी है, जो ज़रूरतमंद है, उस खिलाड़ी को मिल सके। और ऐसे क्या संभावना है, क्योंकि कोटा में कई बार बच्चों को संभव नहीं है कि यहाँ से आगे बढ़ जाएं, तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है, चाहे वो चंडीगढ़ में जो एकेडमी है वहाँ है, दिल्ली में जाना पड़े, बीकानेर जाना पड़े, जो भी एकेडमीज है। तो ऐसा क्या कोई प्रस्ताव लेकर के आना चाहिए या ऐसी कोई संभावना बननी चाहिए? आप क्या विचार रखती हैं इस पर? जैसा कि आपने कहा कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत सारा बच्चों को किट भी उपलब्ध कराई जाती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सरकार उपलब्ध कराती होगी, लेकिन वो उन बच्चों तक नहीं पहुँचता। वो बीच में ही कहाँ गायब हो जाता है, ये तो मालिक ज़्यादा बेहतर जानता है। कि जो लोग इसके कहते हैं कि बिल्ली को ही दूध की निगरानी आप सौंप दो, तो वही चीज़ है कि उन बच्चों तक उन चीज़ों का कभी भी लाभ नहीं पहुंचा है। दूसरी बात है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारा राजस्थान बहुत हर चीज़ में मतलब बहुत इसकी गौरवशाली गाथाएं रही हैं, तो सक्षम है हर चीज़ के लिए। तो हमारे बच्चों को दिल्ली या चंडीगढ़ क्यों जाना पड़ता है? आप यहीं पर उनको सुविधा मुहैया कराइए। हमारे यहाँ की ये जो रत्न है, दूसरी जगह जाके क्यों तराशे जाएं? हमारे पास जौहरियों की भी कमी नहीं है उनको तराशने के लिए, संसाधन की सिर्फ वो है। तो आपको उनमें रुचि लेनी पड़ेगी। अगर आप यूथ को आज मौका नहीं देंगे तो यूथ भटकेगा, यूथ कहीं और जाएगा। तो फिर हमारा सगा क्यों होगा? हम उनसे क्यों अपेक्षा करेंगे कि वो हमारे लिए कुछ करें जब हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे? तो सरकार को चाहिए कि एकेडमीज वगैरह जो है वो राजस्थान में ही बनाएं उनको, और उनको जो भी लाभ है वो आप एक पूरा ट्रांसपेरेंसी रखिए कि उन बच्चों तक वो चीज़ पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। वो सारा आप रिकॉर्ड रखिए कि जिस बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे करा है तो आप उनकी वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए आप करेंगे, अगर आप यूथ के लिए वेलविशर रहेंगे, तो यूथ भी आगे जाके सक्षम होगा और हमारा राजस्थान ही उससे सुदृढ़ होगा। क्योंकि जो ये सत्ता है, जो जितना भी कुछ है, ये सब यूथ के ही हाथ में है। तो अगर यूथ भटक जाएगा तो फिर उस प्रदेश का होना क्या है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए सरकार को इस विषय पे चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। मधुलिका जी का एक परिचय और है। जब ये खामोश सिसकियाँ फिल्म की बात कर रही थी तो मैं आपको बता दूं कि उस फिल्म का म्यूज़िक तक तैयार हो गया था, स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ रेडी है। और उसमें जो एक गाना है, वो गाना जिसे आवाज़ दी कोटा की बहुत ही प्रसिद्ध गायिका, और मैं कहूँगा पूरे देश में उनका नाम है। उन्हें सिर्फ कोटा तक बांधना सीमित नहीं है, क्योंकि राजस्थानी सिंगर के रूप में वो पूरे विश्व में विख्यात हैं। रेखा राव जी, रेखा राव जी के साथ मधुलिका जी का जो संबंध है, और जब इन्होंने ससुर जी का जिक्र किया तब भी मैं इस बात को बीच में लेकर के आने वाला था। लेकिन खुद की जो पहचान है, जो कुछ भी पहचान है, वो इनकी खुद की है। मधुलिका धर्मेंद्र अपने आप में एक अलग पहचान है, लेकिन इनका जुड़ाव उस परिवार से भी है। तो वो हमारे इंटरव्यू में कहीं अनछुआ न रह जाए, उसको भी हम छूते हुए चलें। तो उस विषय में भी बताइए कि संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपसे अछूता नहीं रहा, और वो वातावरण कैसा था जब आपके ससुर जी थे, जो आपकी ननद हैं या और भी लोग, तो परिवार में एक संगीत का वातावरण बना रहता होगा, वो उसके विषय में कुछ बताइए। वो एक समय था जब मेरे ससुर जी स्वर्गीय श्री तेजकरण जी राव घर में जब होते थे तो एक माहौल रहता था। कभी भी एक संगीत की गोष्ठी हो जाती थी। बहुत गुणीजन जो उनके प्रिय मित्र थे, रविंद्र जैन जी और श्री अनूप जलोटा जी, जब वो उनका कोटा आगमन होता था तो वो हमारे घर पे ज़रूर आते थे। तो हम जो मेरे फादर इन लॉ थे तो उनका इतना मतलब जैसे संगीत को जीते थे वो। तो वो समा तो उनके जाने के साथ ही ख़त्म हो गया। इन आँखों ने बहुत कुछ देखा उनके साथ में, बहुत कुछ सीखा भी। तो जब मेरे को लिखने का शौक़ था तो कई बार बिठाते थे, बुला लेते थे, मधु इधर आ बेटा।
मैं गाने की पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, वो खुद भी लिखते थे, तू बैठ जरा, इसमें अपन ऐसा लिखें तो वैसा लिखें तो। और जब उनको धीरे धीरे पता पड़ा कि मेरा शौक़ लेखनी की तरफ है, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, तू लिख बेटा, तू बहुत अच्छा गज़ल लिखती है, तू कहीं पढ़, कवि सम्मेलन में चल। और उनके बहुत अच्छे एक मित्र थे भरावाजी, जो स्टेशन पर तीज का मेला भरता था, मेला जो होता है, तो वो उनके उसमें होता था, और एक कवि सम्मेलन में वो मैंने शिरकत की उनके उसमें। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई थी कवि सम्मेलन में जाने के लिए। वो मेरा बहुत पुराना था, तब इतना मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञान भी नहीं था। तो इतना, और रेखा जी तो 3 साल की उम्र से गा रही हैं पापा जी के साथ में स्टेज पर। उन्होंने बहुत अपना बचपन मतलब एक तरह से इसी में लगा दिया सारा। उन्होंने विवाह नहीं किया, तो एक बहुत बड़ी देन है। उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करा उनके साथ में, संगीत के साथ में, कि शायद उनका लाइफ पार्टनर अगर पसंद नहीं करेगा तो उनको ऐसा ना हो संगीत छोड़ना पड़े। तो पिताजी का ये सपना था कि तुम बहुत बड़ी सिंगर बनो, तो उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन इस शहर ने रेखा जी की जो भी पहचान है ना, उसको भी मान नहीं दिया। इतने लोगों को पद्मश्री पद्म भूषण मिला, वो कंटिन्यू 4 साल से ट्राई करती रही, लेकिन यहाँ से कोटा से केंद्र में बैठे हुए लोगों ने भी उनकी उस पे गुहार पे कोई वो नहीं लगाया। तो जब शहर इतने गुणी कलाकार को नहीं दे रहा, तो हम तो किस खेत की वो है। तो उनको एक पहचान मिलना बहुत ज़रूरी था। आप हर किसी को, मतलब बॉलीवुड के जो एक्टर हैं कल को आए हुए हैं, आप उनको पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित कर रहे हो, और जो अपने ही शहर की लड़की है जिसने इतना देश विदेश में नाम कमाया, आप उनको पहचान से वंचित कर रहे हो, तो ये न्याय संगत तो नहीं है ना। तो ये एक अपनी ही सरकार से, जब हम कहते हैं कि दुख कब होता है, जब हमें अपने ही घर में पहचान नहीं मिलती। गैरों से क्या गिला कि वो कमबख्त गैर है, अपनों से सिला मिले तो सोचने की बात है। तो ये शिकायत तो मुझे भी है, रेखा जी को भी है। तो रेखा जी आज भी नाम कमा रही हैं, हम तो, हमारे घर की पहचान उनसे है, हमारे घर की शान उनसे है। बेटियां तो बहुत गौरव की चीज़ होती हैं, तो एक बेटी ने पूरा परिवार तार दिया। आप बेटियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मधुलिका धर्मेंद्र पूरे कोटा के बेटे और बेटी सबका मान है, सबका सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है जब वो इनसे मुखातिब होते हैं, क्योंकि अलहदा क्षेत्र हैं तीनों चारों, और तीनों चारों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। चलते चलते अंतिम दौर में अब आप हमारे जो युवा साथी हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उन्हें क्या कहना चाहते हैं, और विशेषकर आपका जो जीवन रहा है वो इंस्पायरिंग है, विशेषकर लड़कियों के लिए। तो बच्चियों को, लड़कियों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और क्या ऐसा कुछ कहना चाहेंगे उनकी ज़िंदगी के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी, कि वो प्रेरित हो सकें और निरंतर आगे बढ़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। गजल और शायरी की। अभिषेक जी, एक जो मुद्दा छूटा वो ये था कि मैं पोएट भी हूँ, लिखती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं महिलाओं से भी कभी मुखातिब हुई हूँ, तो मैंने उनसे हमेशा ये कहा है कि सिर्फ कहा जाता है नारी तू नारायणी, आप इसको गुनो, क्योंकि पहली पहचान आप खुद को दो। हम कमज़ोर नहीं हैं। जो एक ज़िंदगी को धरती पर ला सकती है, तो सोचिए वो कितनी सक्षम है, कितनी बड़ी ताकत रखती है। तो सबसे पहली पहचान हमारे अंदर खुद को देने की है। आप खुद को पहचान दीजिए। बच्चियों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे उड़ान भरो, पहला कदम तुम्हें खुद रखना है। बाद में साथ चलने के लिए ज़माना है या नहीं है, लेकिन अपनी काबिलियत पहले अपने आप को पता होनी चाहिए कि हम में क्या गुण हैं। और माँ बाप से मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को सपोर्ट करिए, क्योंकि वो आगे उड़ान भरेंगे तब जब आप उनको परवाज़ देंगे। तो यूथ से यही कहना है कि आप भटकिए मत, निरुद्देश्य मत घूमिए। ज़िंदगी बहुत कम लोगों को नसीब होती है, तो जब मिली है तो इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छे बनिए, अच्छे कर्म करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। और जब टूटने लगो ना, तब एक बार एक हॉस्पिटल का चक्कर लगाइए और देखिए कि एक औरत बच्चे को जन्म कैसे देती है।
यकीन मानिए आप आत्महत्या के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर देखती है ना, तो वो माँ उस दिन 100 बार जन्म लेती है। और जब वो आपकी उधड़ी हुई लाश देखेगी, आपको इस अवस्था में देखेगी, तो उसके कलेजे के कितने टुकड़े होंगे ये आप एहसास भी नहीं कर सकते। तो जब जिन बच्चों में कभी ऐसा कुंठा घेरे, मन में कोई ऐसे भाव आए, अवसाद घेरे, तो हमेशा अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से आपको बड़ा किया होगा। वो कड़वे ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि नीम भी कड़वा होता है, लेकिन छाया हमेशा आपको ठंडी ही देगा। और मैं लिखती हूँ तो थोड़ा सा कुछ सुनाऊंगी आपको, अगर आप। बिल्कुल, इजाज़त। जिनसे लिपटे थे, जिनसे लिपटे थे, हसीन यादों के वो साए थे, मेरे अपने कहाँ थे, सब पराए थे। ज़िंदगी भी हमें यूं कर्ज की तरह मयस्सर हुई, किस्त दर किस्त मरते आए थे। है तेरा कर्ज मेरी आँखों पर, तूने सपने बहुत दिखाए थे, जिनसे लिपटे थे, हसीन यादों के वो साए थे, मेरे अपने कहाँ थे, सब पराए थे। क्या बात है। और वो कहते हैं ना कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, औरों को मुस्कान देना ही ज़िंदगी है। कुछ ऐसी ही जिंदगानी से आज हम सभी अवगत हुए, कुछ ऐसी ही जिंदगानी से आज हम सब अवगत हुए हैं, समृद्ध हुए हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, जो कहता है कि न रसूल आएंगे इस दुनिया में, न राम आएंगे, सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आएंगे। आप देखते रहिए राजस्थान कवरेज और दीजिए इजाज़त हमें। मधुलिका धर्मेंद्र जी आज हमारे साथ थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।